नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो भारत में शूटिंग फैब्रिक पे स्पेस में 65% से ज्यादा की बाजार हिस्सेदारी या मार्केट शेयर रखती है। दोस्तों इस शेयर के स्टॉक के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो नजर डाल लेते हैं दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस पर। आपके लिए मैंने एक साल का जो ग्राफ है वो प्लॉट कर दिया है। और अगर देखें तो पिछले एक साल में इस शेयर की कीमतें 140% से बढ़ चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक साल पहले जहां 640 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा था, अब आके हो चुका है 1535। आज 7 दिसंबर है तो आज की क्लोजिंग प्राइस है इसकी 1535 रुपए। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और एक भरोसेमंद स्टॉक का ऐसा परफॉर्मेंस बहुत रेयरली देखने को मिलता है। दोस्तों अगर वाईटीडी देखें तो जनवरी से लेकर अब तक भी इसने 150% का लगभग रिटर्न दे दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले 6 महीनों में 56% और पिछले एक महीने में इसने लगभग 25% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स तो लगातार ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इस पर नजर डाले तो यहाँ पर कहीं कोरोना के आसपास ये स्टॉक लगभग 219 रुपए तक, 220 रुपए तक नीचे आ चुका था। अगर वहां से इसका अगर परफॉर्मेंस देख ले तो लगभग 600% का रिटर्न इसने ऑलरेडी दे दिया है अपने शेयर होल्डर्स मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये शेयर जो है वो काफी अच्छा साबित होता हुआ दिख रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो ये ग्राफ मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो परफॉर्मेंस है ये लगातार और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दर्शाता है। एक बिल्डिंग जरूर इतनी ऊपर गई थी और उसके बाद नीचे आई, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का जो प्लॉट होता है और एक ड्रीम प्लॉट जो होता है वो ये ग्राफ बना रहा है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, ये शेयर है काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला और काफी मल्टी बैगर साबित हो चुका ये शेयर है दोस्तों रेमंड कंपनी का शेयर। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों रेमंड कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम इसके बिजनेस ओवरव्यू की बात करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे, फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात करेंगे, स्टॉक परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों, क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स पर बात कर लेंगे, की फैक्टर्स, कैपेक्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे, जॉइंट वेंचर्स के बारे में बात करेंगे और पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स भी देख लेंगे, और शेयर की टारगेट प्राइस के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चलिए वीडियो पर नजर डाल लेते हैं, कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू पर एक नजर डाल लेंगे। रेमंड कंपनी को निगमित किया गया था 1925 में दोस्तों। रेमंड लिमिटेड नाम से ये लिस्टेड है। ये एक विविधीकृत समूह है, एक ग्रुप है जिसकी रुचि, जिसका इंटरेस्ट जो है वो कपड़ा और परिधान के क्षेत्र में है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी अमेरिका, यूरोप, जापान और मध्य पूर्व सहित 55 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रियल इस्टेट, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग जैसे विविध क्षेत्रों में उपस्थित है। तो सिर्फ कपड़ा, इंडिया में अगर रेमंड की बात करें तो मैक्सिमम लोगों को सिर्फ कपड़ा या परिधान से रिलेटेड ही चीजें नजर आती है, लेकिन ये अदर क्षेत्र में भी अपने पैर फैलाए हुए है दोस्तों। कंपनी के पास अगर देखें, इसका नेटवर्क अगर देखें दोस्तों तो 16 से 39 से ज्यादा स्टोर का इसका खुदरा नेटवर्क है, रिटेल नेटवर्क है, जिसमें भारत में लगभग 600 गांवों और शहरों में 1579 स्टोर है, और 9 देशों में यानी भारत से बाहर 9 देशों में 50 विदेशी स्टोर भी इसमें शामिल है। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये दुनिया में वर्स्टेड शूटिंग फैब्रिक के सबसे बड़े वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रूप से एकीकृत निर्माताओं में से एक कंपनी है दोस्तों। अगर इसके ओवरव्यू पर आगे नजर डालें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत में सबसे वर्स्टेड शूटिंग फैब्रिक स्पेस में इसकी 65% से ज्यादा हिस्सेदारी है, और इसके साथ साथ आज रेमंड जो है वह संगठित शर्टिंग सेगमेंट में सबसे बड़ा ओटीसी ब्रांडेड फैब्रिक प्लेयर है दोस्तों। अगर की फैक्टर्स की बात करें तो शर्टिंग में अगर देखें तो शर्टिंग में लार्जेस्ट ब्रांड है ये शर्टिंग फैब्रिक्स में। उसके बाद मेंस वेयर में टॉप 3 प्लेयर्स में से एक है अपरेल में। इसके बाद अगर गारमेंटिंग की बात करें तो सूट, जैकेट्स और डेनिम का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है।
अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र की बात करें, ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो नंबर वन ब्रांड है ये स्टील फाइल्स में, जिससे 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर है सिर्फ इंडिया में, और 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है इसका अफ्रीका में। इसके साथ साथ अगर रिंग गियर्स की बात कर ले तो नंबर वन डोमेस्टिक पीवी और सीवी ऑटो मार्केट्स में नंबर वन पोजीशन पर है। डेनिम की बात करें तो इंटरनेशनल ब्रांड्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, और उसके साथ साथ एफएमसीजी में भी ये एक मार्केट लीडर के तौर पर उभर रहा है एरोसोल और फ्रेग्रेंस में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ के नजर डालेंगे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया जाए तो मेनली दो क्षेत्रों में, दो सेगमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है लाइफस्टाइल और सेकंड इंजीनियरिंग। अगर लाइफस्टाइल में देखें तो लाइफस्टाइल में आता है जैसे सूटिंग, गारमेंट्स, अपैरल, डेनिम और शर्टिंग, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल के अंडर आती है। और अगर इंजीनियरिंग उपकरण की बात करें तो इसमें आता है इंजीनियरिंग में उपकरण या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, हार्डवेयर और ऑटोमोटिव घटक या ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इसमें शामिल होते हैं। अगर देखें तो सबसे पहले लाइफस्टाइल पर नजर डाल लेते हैं। अगर ब्रांडेड टेक्सटाइल की बात करें तो ब्रांडेड टेक्सटाइल सेगमेंट जो इसका प्रमुख व्यवसाय है, ये भारतीय बाजार में B2C ब्रांडेड प्लेयर के रूप में कपड़ों की सूटिंग और शर्टिंग के लिए ये हमेशा से उपस्थित है और काफी जाना माना ब्रांड है दोस्तों। अगर पिछले साल की बात कर ले तो होलसेल चैनल में वॉल्यूम जरूर इंपैक्ट हुआ था, लेकिन रेमंड स्टोर चैनल ने चैनल एक्सपेंशन और कॉम्बो पैक की हायर सेल की वजह से इसमें इसके सेल्स में काफी बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। अगर अगला सेक्शन देखें तो अपैरल का सेक्शन है। इस सेगमेंट में कंपनी के पास कलर प्लस, पार्क एवेन्यू जैसे ब्रांड ऑलरेडी मौजूद है, और इस सेक्शन में वित्त वर्ष 2015 से लेकर अब तक इस सेगमेंट में कंपनी की बिक्री जो है वो लगभग 60% से बढ़ी हुई है दोस्तों। अगर अगली बात करें तो कंपनी ने एक नए सेक्शन में भी कदम रखा है। वर्ष 2019 में कंपनी ने एथनिक्स एक ब्रांड लॉन्च किया था, और इसमें अगर फोकस देखा जाए कंपनी का तो इस सेगमेंट का फोकस जो है वो एथनिक और ट्रेडिशनल कपड़ों पर ज्यादा फोकस रहा है, और कंपनी के इस ब्रांड को, इस सेगमेंट को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, काफी सराहा भी गया है दोस्तों। अगर कंपनी के उपस्थिति या फिर रिटेल प्रेजेंस की बात कर ले तो जैसा कि मैंने बताया 600 से ज्यादा शहरों और गांवों में कंपनी के 20,000 से ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल है। इसके साथ साथ 381 ईबीओ है, 5,425 से ज्यादा एमबीओ काउंटर्स है कंपनी के, और इसके साथ साथ 500 से ज्यादा शहरों और गांवों में कंपनी की उपस्थिति भी दर्शाती है दोस्तों। अगला सेक्शन देख लेते हैं गारमेंटिंग का। अगर इसमें देखें तो इस सेगमेंट का रिवेन्यू पीपीई की बिक्री और होलसेल कपड़ा व्यवसाय में अमेरिका और यूरोप के ग्राहकों से आता है। तो मेजरली इसका जो रिवेन्यू आता है वो यूरोपियन मार्केट से आता है और अमेरिका से ये जनरेट होता है। इसके साथ साथ अगर डेनिम की बात कर ले तो इस सेगमेंट में बिना सिले शर्टिंग फैब्रिक कंपनी सप्लाई करती है। पिछले साल में इस सेगमेंट में 3% की सेल्स वृद्धि देखी गई, जो मेनली अमरावती से कपड़े और यान की उच्च घरेलू सेल्स के कारण हुई थी दोस्तों। आइए अगले सेगमेंट पर नजर डाल लेते हैं, जो कि है टूल्स और ऑटो कंपोनेंट्स का बिजनेस। टूल सेगमेंट्स में या फिर इंजीनियरिंग का बिजनेस, इसमें टूल सेगमेंट में स्टील फाइल्स और कटिंग टूल्स का निर्माण और हैंड टूल्स, उसके साथ साथ पावर टूल्स की मार्केटिंग शामिल है। ऑटो सेगमेंट में ये कंपनी स्टार्टर गियर्स, वाटर पंप बियरिंग्स और फ्लेक्स प्लेट्स बनाती है। अगर अगले सेक्शन की बात कर ले दोस्तों तो एफएमसीजी का सेक्शन है। काफी लोगों को पता नहीं होगा कि केस या फिर कामसूत्रा जो ब्रांड है वो रेमंड का है या फिर उसमें रेमंड की जॉइंट वेंचर भी है। अगर देखें तो एफएमसीजी सेक्टर में रेमंड कंज्यूमर केयर के नाम से ये उपस्थित है। जेके हेलन कर्टिस लिमिटेड और जेके एंसेल प्राइवेट लिमिटेड जो अंसेल है उनके साथ इनका 50-50 का एक जॉइंट वेंचर है। इस जेवी के साथ कंज्यूमर सेगमेंट में भी कंपनी की मौजूदगी है। इसके साथ साथ अगला सेक्टर अगर देखें तो रियल एस्टेट में भी कंपनी अपने पैर फैला रही है। कंपनी ने फरवरी 2019 में 3 साल, लगभग 3.5 साल पहले रियल एस्टेट कारोबार में अपना पहला चरण शुरू किया था।
इसने 20 एकड़ के आवासीय विकास की योजना बनाई है। चरण इसका जो फर्स्ट स्टेप है या फिर चरण 1 है, उसमें 14 एकड़ का विकास ऑलरेडी किया जा चुका है और इसकी बुकिंग जोरों शोरों से चल रही है। इसके साथ साथ अगर रियल एस्टेट की बात करें तो 20 एकड़ जमीन कंपनी ने वर्चुअस रिटेल को 700 करोड़ रुपए में बेची भी है। तो मतलब जमीन के खरीद फरोख्त में भी ये कंपनी या फिर रेमंड जो है वो इन्वॉल्व है। आगे बढ़ के देखते हैं कंपनी के मेजर ब्रांड कौन कौन से हैं। तो अगर ब्रांडेड टेक्सटाइल की बात करें तो रेमंड खुद तो ब्रांड है ही, इसके साथ साथ मेड टू मेजर नाम से ब्रांडेड टेक्सटाइल में कंपनी का ब्रांड है। उसके साथ साथ अपैरल में रेमंड, पार्क एवेन्यू, कलर प्लस, उसके साथ साथ पार्क्स और इथिनिक्स, जैसा कि मैंने बताया ये एक नया ब्रांड कंपनी ने शुरू किया है। एफएमसीजी सेक्टर में भी पार्क एवेन्यू नाम से, केएस के ब्रांड से केएस डिओज है, इसमें साथ साथ प्रीमियम के अंडर भी कंपनी सेल करती है। रियल एस्टेट अगर देखें तो रेमंड रियल्टी जो है वो और 10x कंपनी के दो नए वेंचर्स है। और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग में अम्ब्रेला ब्रांड के तहत कंपनी सुपर ड्राइव के नाम से मौजूद है और इसका मेनली प्रेजेंस जो है वो अफ्रीका और एशिया में मल्टीपल सब ब्रांड्स के जरिए है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कंपनी के प्रेजेंस की अगर बात कर ले, डोमेस्टिक प्रेजेंस की, तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ब्रांडेड टेक्सटाइल में 20,000 से ज्यादा पीओएस है, 600 से ज्यादा गांव में इसकी उपस्थिति है। ब्रांडेड अपैरल में 8,000 से ज्यादा इसके पॉइंट ऑफ सेल्स ऑलरेडी है। अगर देखें तो रिटेल में 1370 से ज्यादा कंपनी के स्टोर्स है, उसमें 95% फ्रेंचाइजीज है। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा कंपनी के पॉइंट ऑफ सेल है और एफएमसीजी सेक्टर में भी 6.5 लाख से ज्यादा कंपनी के पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल वो होता है दोस्तों, जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि पॉइंट ऑफ सेल जहां पर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो बेचे जाते हैं, ऐसे हर एक पॉइंट ऑफ सेल को, हर एक काउंटर को पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस पर एक नजर डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि 50 से ज्यादा रिटेल स्टोर ओवरसीज लोकेशन पे है, भारत से बाहर भी है। तो मेनली अगर देखें तो मिडल ईस्ट में काफी अच्छा प्रेजेंस है कंपनी का, लेकिन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, उसके साथ साथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कंपनी अभी अपने पैर पसार रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन दोस्तों अगर मेरी अभी तक दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए शेयर्स की नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपकी हेल्प कर सकती है आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करने में। तो आइए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर एक बार नजर डाल लेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 10,233 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की 7 दिसंबर की क्लोजिंग प्राइस जो है वो 1537 रुपए की है। ये 1630 रुपए की हाईएस्ट लेवल छू के आया है 52 वीक के अंदर, और 585 की लोएस्ट लेवल छू चुका है। इसके साथ साथ स्टॉक का पी अगर देखें तो 14.2 का है और इंडस्ट्री पी जो है वो 25.4 का है। तो उस हिसाब से कंपनी का जो शेयर है वो उस लिहाज से काफी रीजनेबल प्राइस पर अभी भी अवेलेबल है, अगर इसके पीयर या फिर इंडस्ट्री पी की बात करें। बुक वैल्यू अगर देखें तो 379 रुपए की बुक वैल्यू है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और इसकी डिविडेंड यील्ड 0.20% की है। आरओसी और आरओई के आंकड़े इसके अच्छे लग रहे हैं, 13.2% और आरओई जो है वो 16.2%। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए की है। ईपीएस कंपनी का काफी शानदार नंबर है, 90.6 रुपए का ईपीएस है, और पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ 3645% का है। अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो 55% के करीब इसका पिछले साल सेल्स ग्रोथ रहा है। कंपनी की डेट टू इक्विटी काफी कम है, 0.93 की है, और अगर देखें तो डेटर डेज अभी 51.6 रह गए हैं, जो पिछले तिमाही में काफी ज्यादा थे। अगर प्योट्रोस की इसका स्कोर देखें तो 8 का है, तो काफी अच्छे नंबर से। जी फैक्टर का भी 5 का स्कोर यहाँ पर दिखा रही है ये कंपनी का शेयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कंपनी के FY 2023 के
Q2 के हाइलाइट्स अगर आपको मैं बता दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हाईएस्ट रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 10 सालों के अंदर मिली है इस तिमाही में कंपनी को। तो काफी शानदार नतीजे रहे हैं कंपनी के इस तिमाही में। अगर इसका रिवेन्यू देखें तो 2000 Q2 2023 का जो रिवेन्यू है वो 2191 करोड़ रुपए रहा, 2191 करोड़ रुपए रहा है, 2191 करोड़ रुपए, जो 38% से ज्यादा है प्रीवियस ईयर से, पिछले साल से, और इसका प्री कोविड लेवल से Q2 FY20 से भी 15% ज्यादा है। हाईएस्ट क्वार्टरली इबिडा दिखाया है कंपनी ने 358 करोड़ रुपए का, और इबिडा मार्जिन 16.3% का रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी का रहा है हाईएस्ट, जो 237 करोड़ रुपए, और मार्जिन जो रहा है वो पिछले 10 सालों का सबसे ज्यादा मार्जिन रहा है 10.8 करोड़, और नेट डेबिट में 24 करोड़ से डिक्रीज हुआ है, ये कम हुई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े से डिटेल में देख लेंगे। अगर देखें तो Q2 FY 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू रहा था वो 1583 करोड़ रुपए रहा था, जो 2191 करोड़ रुपए हो चुका है। तो 1.38 गुना की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है कंपनी के रिवेन्यू में। अगर देखें तो Q2 FY 21 में सिर्फ 732 करोड़ रुपए का रिवेन्यू था, तो लगभग 3 गुना हो चुका है कंपनी का रिवेन्यू यहाँ से। अगर इबिडा की बात कर ले तो 213 करोड़ रुपए से बढ़कर हो चुका है 358 करोड़ रुपए, इसमें भी काफी अच्छा उछाल देखा गया है। इसके साथ साथ इबिडा मार्जिन जो है वो 13.5% से बढ़कर 16.3% हुआ है दोस्तों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो यहाँ पर 53 करोड़, सिर्फ 53 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट था पिछले साल की सेम तिमाही में, जो अब हो चुका है 159 करोड़। तो इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन में भी 3.4% से बढ़कर ये हो चुका है 7.2%, सो दोगुना से भी ज्यादा हो चुका है पैट परसेंटेज दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ईयरली रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल ले। अगर देखें कंपनी का जो सेल्स है दोस्तों वो ईयर ऑन ईयर काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखें तो कोरोना का जो पीरियड था वहां पर कंपनी का सेल्स यहाँ पर काफी अफेक्ट हुआ था कंपनी को, मार्च 2020 और मार्च 2021 के आंकड़े अगर कंपेयर कर ले। लेकिन फिर से मार्केट, फिर से इस कंपनी के जो सेल्स के आंकड़े हैं या रिवेन्यू के आंकड़े हैं वो प्री कोरोना लेवल के करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं, और पिछले 12 महीनों का आंकड़ा जो है वो 7,698 करोड़ रुपए का दिख रहा है। मार्च 2021 की बात कर ले तो लगभग 304 करोड़ रुपए का कंपनी को नुकसान हुआ था, अब 265 करोड़ रुपए का कंपनी को फायदा हो रहा है मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार, और ये ईयरली रिजल्ट्स है दोस्तों। अगर देखें तो मार्च 2020 में कंपनी को 202 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। तो अगर प्री कोरोना लेवल की भी बात कर ले तो कंपनी का प्रॉफिट उससे ऊपर जा चुका है, और आने वाला साल कंपनी के लिए काफी अच्छा आता हुआ दिख रहा है। 610 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है पिछले 12 महीनों के आंकड़े अगर देखें तो। इसके साथ साथ ईपीएस की बात कर ले तो यहाँ पर भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, और 90.62 रुपए का कंपनी का ईपीएस है इस पिछले 12 महीनों का। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अगर नजर डाल ले हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर, कंपनी के सेल्स ग्रोथ के आंकड़े मुझे ज्यादा पसंद नहीं आए हैं दोस्तों। अगर देखें तो 10 साल के लिए 5%, 5 साल के लिए 3%, 3 साल के लिए सिर्फ 3 साल के लिए तो ये निगेटिव में है -2%। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी को ध्यान देना होगा। कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, इस पर हम आगे जाके जरूर बात करेंगे। पिछले एक साल में जरूर ये 54% का आंकड़ा दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इन आंकड़ों से अभी तक तो खुश नहीं हूं दोस्तों। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसमें काफी शानदार और एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर मिल रहा है। 10 साल के लिए 10% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल के लिए 65% का, और 3 साल में 28% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, और पिछले एक साल में 3645% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो यहाँ पर भी आंकड़े काफी अच्छे हैं दोस्तों, 12%, 10% और 30% पिछले 10 साल, 5 साल और 3 साल के लिए, और पिछले एक साल में ये 155% का स्टॉक प्राइस CAGR दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसके भी मेरा अनुमान सेल्स ग्रोथ के जैसा ही दोस्तों। कंपनी सेल्स बढ़ा
कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो सीएजीआर अच्छा है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी पे कंपनी के नंबर जो है वो काफी एवरेज नजर आ रहे हैं। अगर पिछले एक साल की भी बात कर ले तो सिर्फ 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो इसमें कंपनी को सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा ये शेयर जो है वो थोड़ा सा मतलब पिछड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिवेन्यू ब्रेकअप पर नजर डालें। अगर प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज रिवेन्यू ब्रेकअप देखें तो ब्रांडेड टेक्सटाइल से लगभग 36% का रिवेन्यू आता है, रियल एस्टेट से 16%, इंजीनियरिंग सेक्शन से 11%, हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग से 9%, गारमेंटिंग से 14% और ब्रांडेड अपैरल से कंपनी का 14% का रिवेन्यू जनरेट होता है। अकेले इंडिया से कंपनी का 84% का रिवेन्यू जनरेट होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी का 16% का रिवेन्यू जनरेट होता है, अगर जियोग्राफी वाइज रिवेन्यू की ब्रेकअप अगर देखें। इसके साथ साथ हम नजर डालेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अगर देखें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग लगभग 50% के करीब है, 49.15% कंपनी के प्रमोटर्स की इसमें शेयर होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्टेड है इस शेयर में, लगभग 15% का होल्ड रखते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी लगभग 5% का इसमें होल्ड है और पब्लिक का या फिर आम आदमी का इसमें लगभग 31% का होल्ड है। अगर यहाँ पर कंपेयर कर ले पिछली तिमाही से, तो पिछली 2 से 3 तिमाही में FII जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स वो काफी बुलिश हो रहे हैं इस स्टॉक पर, साथ ही जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर अगर एक बार नजर डालें तो सबसे पहले अगर देखें दोस्तों, तो कंपनी की जो तिमाही है, ये जो तिमाही है उसमें अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है कंपनी की। उसके साथ कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 65.2% की CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ या लाभ वृद्धि दर्ज की है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। देनदार दिन या फिर कर्जदार दिन जो है वो 72.8 से सुधर कर 51.6 हो गए हैं, जो काफी पॉजिटिव संकेत माना जाएगा। और इसके साथ साथ अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो 72.6 दिनों से घटकर 42.3 दिन हो गई है, तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पर उभर कर सामने आया है। इसके साथ साथ निगेटिव पॉइंट्स की भी हम जरूर बात करेंगे दोस्तों। स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के लगभग 4 गुना पर ट्रेड कर रहा है, 3.94 गुना पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की पिछले 5 वर्षों की जो सेल्स ग्रोथ है, जैसा कि मैंने हाईलाइट भी किया था दोस्तों, ये लगभग 3% के करीब है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल ही अनुरूप नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है। यहाँ पर कंपनी को काम करने की जरूरत है। पिछले 3 वर्षों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सिर्फ 3.73% का है, तो यहाँ पर भी कंपनी मार खा रही है या फिर ये शेयर मार खा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रमोटर्स है उनकी जो हिस्सेदारी है वो लगभग 49% है, लेकिन उसमें से आधी हिस्सेदारी या फिर आधी से भी ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो प्लेस्ड है या फिर वो गिरवी रखी हुई है, तो यहाँ पर भी एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के की फैक्टर्स पर एक बार नजर डाल लेंगे दोस्तों। ये की फैक्टर्स ही होते हैं जो आगे बढ़कर कंपनी के शेयर की फ्यूचर प्राइस डिसाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहला की पॉइंट्स अगर देखें तो लागत युक्ति संगत बनाना है कंपनी को, कॉस्ट रेशनलाइजेशन करना है। कंपनी अपने परिचालन व्यय को कम करने की कोशिश कर रही है, और अगर पिछले 9 महीनों की बात करें तो ओपेक्स का जो खर्चा है वो 743 करोड़ रुपए कम हुआ है, या फिर पिछले साल के 9 महीनों के मुकाबले लगभग 45% इसमें कमी आई है दोस्तों। साथ ही कंपनी के जो स्टोर है उसमें जो किराया था लग रहा था उसमें भी 35% की कमी आई है। तो जो कॉस्ट है कंपनी की या फिर खर्चा है उसमें काफी सिग्निफिकेंट कमी देखी गई है, और ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर उभर कर सामने आया है। इसके बाद कंपनी ने अगर देखें तो कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान तरजीही आवंटन के जरिए 350 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी के मौजूदा दीर्घकालिक जो लोन है उसके पुनर्भुगतान या रीपेमेंट के लिए ये आवंटन किया गया था, और इसकी जो आय थी उसका पूरी तरह से उपयोग ये रीपेमेंट करने के लिए किया गया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि डेट में या फिर इनके कर्जे में काफी सिग्निफिकेंट कमी देखी गई। इसके साथ साथ कंपनी ने डीमर्जर भी अनाउंस किया है 2019 में। रेमंड लिमिटेड ने ब्रांडेड टेक्सटाइल, ब्रांडेड अपैरल और गारमेंट्स के मौजूदा व्यवसाय के साथ एक अलग इकाई के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए अपने
मेन लाइफस्टाइल व्यवसाय के डीमर्जर की घोषणा की थी। रेमंड लिमिटेड के प्रत्येक शेयरधारक को एक के मुकाबले एक अनुपात में नई कंपनी के शेयर जारी किए जाएंगे, लेकिन ये डीमर्जर अभी भी प्रक्रियाधीन है, इसमें काफी लंबा समय लग चुका है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कंपनी के जॉइंट वेंचर की बात कर ले तो सबसे पहले एफएमसीजी की अगर बात करें तो रेमंड कंज्यूमर केयर के जरिए कंपनी की 50% जेवी है। इस जेवी के साथ कंज्यूमर सेगमेंट में भी कंपनी की मौजूदगी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जेके हेलन कर्टिस लिमिटेड और जेके एनसेल प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ 50-50 का एक जॉइंट वेंचर है। इन्होंने इसके अंतर्गत काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। अगर नाम लिया जाए तो इन्होंने हाइजीन प्रोडक्ट्स को काफी तरजीह दी है, क्योंकि कोरोना के काल में इस प्रोडक्ट्स की काफी खपत हुई है। इसके साथ साथ त्वचा के अनुकूल हैंड सैनिटाइजर भी कंपनी ने लॉन्च किए हैं। और इसके बाद अगर अगला देखें तो रेमंड यूको डेनिम, ये जो है ये भी कंपनी का एक अलग जॉइंट वेंचर है। यूरोप के यूको एनवी के साथ इनका एक संयुक्त उद्यम है जो भारत में विशेष रिंग डेनिम बनाती है। यह संयुक्त उद्यम या जॉइंट वेंचर जो है वो 2006 से चला आ रहा है और यह व्यवसाय अमेरिका, यूरोप, एशिया के साथ साथ घरेलू बाजारों में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है। इसकी क्षमता भी 56 मिलियन मीटर प्रति वर्ष है और वित्तीय वर्ष 2020 में इस जेवी की बिक्री 917 करोड़ रुपए रही थी दोस्तों। तो काफी अच्छे यहाँ पर पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं। अगर आगे जाके देखें तो कंपनी के टारगेट प्राइस के बारे में जरूर बात करेंगे। अब तक हमने कंपनी के बारे में सारी जानकारी ली, इसके बिजनेस के बारे में, जॉइंट वेंचर्स, इसके निगेटिव पॉइंट्स पर भी हमने फोकस किया, पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ। और इसके साथ साथ हमने देखा कि कंपनी किन किन सेक्टर्स में अपने पैर फंसा रही है, किन किन देशों में कंपनी की उपस्थिति है और वहां पर कैसे कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद अगर देखें दोस्तों तो ओवरऑल कंपनी जो है वो एक काफी अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है। इसके साथ साथ ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन भी है, लेकिन कंपनी को यूथ की नब्ज टटोलनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि उन्होंने इथेनिक वियर और ऑफिशियल वियर के लिए अच्छे ऑप्शंस देती है कंपनी, लेकिन कैजुअल वियर या हॉलिडे वियर के लिए भी कंपनी वैरायटी पर कंपनी को काम करना होगा, जिससे इसके रिवेन्यू में या फिर पॉपुलैरिटी में और बढ़ोतरी हो सकती है। ओवरऑल ये शेयर एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, लॉन्ग रन में अच्छा साबित हो सकता है। बस कंपनी को फ्यूचर प्लान्स को और एग्रेसिव बनाने की जरूरत है। कंपनी अदर एरिया में भी अपने पैर फैला रही है जो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन निगेटिव पॉइंट्स में जैसा कि हमने देखा कि कंपनी के प्रमोटर्स की जो शेयर्स है जो प्लेस्ड है वो एक निगेटिव पॉइंट है, आरओई जो है वो एक निगेटिव पॉइंट है, और उसके साथ साथ कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है उस पर भी कंपनी को जरूर काम करना होगा दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखें तो आशा करता हूं कि रेमंड जैसा ब्रांड जो है वो इन सारी कठिनाइयों से या फिर इन सारे पॉइंट्स पर जरूर काम करेगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है। अगर अगले एक साल या फिर 12 महीनों की बात करें तो इसमें कम से कम 30 से 40% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है और शेयर की प्राइस लगभग 1950 से 2150 के करीब रह सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों रेमंड लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी एक लाइक इसको जरूर मिलेगी, आपकी हेल्प कर सकता है ये शेयर आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।